तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों, जो आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है हिस्ट्री का 2020-21 सेशन वाला। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर ये जो क्वेश्चन पेपर अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो इसका सॉल्यूशन वीडियो देखने वाले हैं बच्चों। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है 12वीं के बच्चों के लिए, तो ज़रूर देखिएगा। ये पेपर बहुत ज़्यादा यूनिक आया है, ठीक है, और थोड़ा सा टफ था ये पेपर। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत मज़ा आएगा अभी सॉल्व करने में इसको, ठीक है। और ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है बच्चों, ठीक है ना। तो जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है वो भी मेरे पास आ चुका है। संभवतः कल सुबह, दोपहर या शाम में कभी भी आपको जो है उसका भी सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, जैसे ही वो पेपर का सॉल्व कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और जो है कि इस पेपर का सॉल्यूशन अभी हम देखने वाले हैं। तो 80 नंबर का पेपर आया था बच्चों आपका, और जो टाइम अलाउड किया जाता है वो 3 घंटे का, आपको पता ही है। सामान्य निर्देश अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और जनरल इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। चलिए हम शुरू कर देते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, खंड क यानी कि सेक्शन ए के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि मोहनजोदड़ो से एक आयताकार जलाशय के पुरावशेष मिले हैं, ठीक है ना, जिसका प्रयोग विशेष अनुष्ठानिक पर्व पर किया जाता था। यह जलाशय किस नाम से जाना जाता था। 1 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा घुमाया हुआ है क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसका जो आंसर है बच्चों, देखिए स्पेसिफिक कोई नाम तो नहीं दिया गया है बुक के अंदर, लेकिन जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका स्नानागार, ठीक है ना। वो एक विशेष प्रकार का स्नानागार दिया मतलब है आपका, जिसको आज के वर्तमान परिदृश्य से देखें तो स्विमिंग पूल जो होता है आज के टाइम का, ठीक है ना, तो उस टाइम पे वो स्नानागार होता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमसे बात किया है कि एक विशेष प्रकार का अनुष्ठानिक पर्व वहाँ पर मनाया जाता था, यह जलाशय किस नाम से जाना जाता था। तो जहाँ तक मुझे इसका आंसर लग रहा है बच्चों, इसका आंसर होगा आपका स्नानागार, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न, ये जो है प्रश्न, इसके अंदर कई बच्चों ने गलती की होगी जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। और यहां तक कि इस बच्चे ने भी गलती किया है जिसका ये क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि अभिलेखों पर अंकित प्रियदर्शी शब्द जिस शासक की ओर इशारा करता है वह शासक है। 4 ऑप्शन यहां पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा आपका ये घ वाला, अशोक मौर्य जो है सो कि इसका सही उत्तर होगा। प्रियदर्शी शब्द जिस शासक के लिए मतलब इशारा करता है, तो ये घ जो है इसका सही उत्तर होगा अशोक मौर्य, ठीक है, यानी कि डी अशोक मौर्य इंग्लिश में अगर मैं बताऊं तो। आगे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उस संदर्भ का उल्लेख कीजिए जिससे यह संबंधित है, ठीक है ना। एक स्टेटमेंट दे दिया है और उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट क्या है आपका ये कि गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा जो प्रथा थी वो प्रचलित थी। तो गोत्र से बाहर जो विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी, आपको पता होना चाहिए बच्चों, वो बहिर्विवाह पद्धति के अंदर था। आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, मैंने आपको बता भी रखा है चैप्टर्स वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बहिर्विवाह पद्धति होगा। आगे चलते हैं बच्चों। ये फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा डाउट था, लेकिन अब मैं क्लियर हो रहा हूं। देखिए इस क्वेश्चन का पूछा है हमसे कि निम्नलिखित में से वह कथन जो पितृवंशिकता के अर्थ को नष्ट करता है वह है। तो जहां तक मुझे लग रहा है इसका आंसर ये घ वाला होना चाहिए, वह वंश परंपरा जो पूर्वजों से संबंधित नहीं होती है, ठीक है ना। इसका आंसर मुझे यही लग रहा है, ठीक है ना। हालांकि ये ख वाले ऑप्शन में भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है ये जो ग वाला आंसर है ये सही होगा आपका। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, ये फोर्थ क्वेश्चन तक हमने देख लिया, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन जो है ये भी काफी यूनिक सा बना करके दे रखा है 1 नंबर के अंदर आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है ना, कि निम्नलिखित चित्र, जो यहाँ पर ये चित्र दिया गया है आपका, ठीक है ना, को देख कर बताइए कि रिक्त स्थान का चिन्ह क्या दर्शाता है, ठीक है ना। ये जो है सो कि रिक्त स्थान का जो चिन्ह है वो क्या दर्शाता है, ध्यान से देखिए इस चित्र को, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपको ठीक प्रकार से नहीं दिख पा रहा होगा, तो मैं इसको ना दूसरे जगह पर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, तो अगर आप देख पा रहे हो बच्चों, तो जो हमारा चित्र था, मैं एक बार जूम कर देता हूँ। चित्र जो है सो कि बच्चों हमारा ये वाला चित्र था, ठीक है, ये वाला चित्र। इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ये जूम नहीं हो पा रहा है, माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 4.14 जो है सो कि ये वाला आपका चित्र है, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमें ये जो खाली स्थान है ना उसके बारे में बताना है। ये देखिए मैं इस तरह से करता हूँ, ठीक है, और आई होप आपको दिख रहा हो, ठीक है।
ये देखिए ये वाला जो है ना, ये खाली स्थान के बारे में, ये वाला जो है ना इसके बारे में बताना है। तो देखिए इसके बारे में जो स्टेटमेंट है उसको पढ़िए। 4.14 वाला जो है हमारा, यहाँ पर देखिए चित्र 4.14 के अंदर क्या बताया गया है कि बौद्ध वृक्ष की पूजा, ठीक है ना, वृक्ष, आसन और उसके चारों ओर जन समुदाय का चित्र दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब ये है आपका कि ये जो मैं आपको ना इसका उसके माध्यम से दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन पेपर खोलते हैं, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आई होप कि अब आपको चित्र जो है क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखिए ये एक वृक्ष है, तो ये बौद्ध वृक्ष है आपका, ठीक है ना। इसके साथ साथ ये जो चारों ओर है ना, ये जन समुदाय है। तो जो रिक्त स्थान की बात कर रहा है ना, ये बौद्ध वृक्ष इसको आप कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, माफ़ी चाहूँगा, ये बोधि वृक्ष है। ठीक है, ये मैंने बौद्ध वृक्ष बोल दिया, तो ये बोधि वृक्ष कह सकते हैं। और यहाँ पर एक आसन के बारे में वर्णन किया गया है और जन समुदाय जो है सो कि उसका चित्रण दिखाया गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है, इसके चारों ओर जो लोग बैठे हुए हैं ना, यानी जन समुदाय। ठीक है, तो ये बोधि वृक्ष है आपका, जो बीच के अंदर आपको खाली वहाँ पर दिख रहा है। तो आई होप कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बोधि वृक्ष। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बच्चों, यहाँ तक अगर आपने देख लिया है तो एक बात जो हर पेपर का सॉल्यूशन बनाते, मतलब हर पेपर का जो भी सॉल्यूशन वाला वीडियो बनाता हूँ उसके अंदर बोलता हूँ, और इसमें भी बोल देता हूँ आपको कि जो भी सॉल्यूशन हमारे द्वारा आपको बताया जाता है, ठीक है ना, वो आज तक का जो भी हमारा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर बताते हैं। ठीक है ना, हमें सीबीएसई ने कोई आंसर की नहीं दिया है। तो कई बुद्धिमान बच्चे होते हैं जो कि कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट करते हैं, ठीक है सर, कि इसका ये आंसर हो सकता था। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा बच्चों कि अगर देखिए कोशिश तो यही रहती है कि आपके सारे आंसर सही दे। वैसे 95% जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर हम आपको सही बताते हैं, लेकिन हो जाता है 2-3% इधर उधर। उसके अंदर अगर मान लीजिए एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो गया आपका, तो उसको अपने दिमाग के अनुसार, जितना आपका बुद्धि है, कमेंट करके आप जितना नेगेटिविटी फैला सकते हैं, मैं कुछ बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, तो वो बच्चे पॉजिटिविटी फैलाएं। और अगर आपको आंसर पता है उसका, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन पूरा आप ही के लिए खुला हुआ है। ठीक है ना, तो फिर से वही बात रिपीट करता हूँ, हमारे पास कोई भी आंसर की नहीं है। जो भी सॉल्यूशन बताया जा रहा है हमारा आज तक का एक्सपीरियंस के आधार पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन चित्र वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर बोधि वृक्ष के बारे में दिखाया गया है। तो रिक्त स्थान क्या है हमारा? बोधि वृक्ष। आगे चलते हैं, अगला है हमारा छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन को ठीक करके दोबारा लिखना है हमें। जैन विद्वानों ने पाली भाषा में जैन साहित्य का सृजन किया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसको हमें ठीक करके लिखना है। तो यहाँ पर बस एक चीज़ बदल दीजिए आप, जो है सो कि जो जैन विद्वान थे उन्होंने पाली भाषा में नहीं बल्कि प्राकृत भाषा में जैन साहित्य का सृजन किया था। ठीक है ना, तो पाली का हटा करके आप प्राकृत लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि छठा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। सातवां क्वेश्चन है कि उस भक्ति परंपरा को पहचानिए जिसके अंतर्गत ईश्वर की अमूर्त रूप से उपासना होती है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों, ये सातवें क्वेश्चन का वो होगा आपका निर्गुण, यानी कि ख जो है सो इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, अगला है हमारा आठवां क्वेश्चन कि सूफी मत में खानेकाह का क्या मतलब है। ठीक है, तो जो सूफी मत होता है उसके अंदर खानेकाह का मतलब होता है कि सूफियों के निवास स्थान को खानेकाह हम लोग कहते हैं, या खानेकाह कहलाता है। तो जो सूफी लोग होते हैं ना, उनका जो निवास स्थान होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग खानेकाह मतलब कहला जाता है वो, या खानेकाह उसको आप कह लीजिए। तो आई होप कि आठवां क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। नौवां प्रश्न काफी आसान सा है, 1 नंबर का क्वेश्चन है कि गोपुरम और मंडप में अंतर स्पष्ट कीजिए। मैंने जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए थे तो बताया भी था ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए गोपुरम क्या होता है? गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार, जो कि अक्सर केंद्रीय देवालय जो होता है उसकी मीनार को बौना प्रतीत करता है। ठीक है, और गोपुरम लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत देते हैं। ये गोपुरम होगा आपका। और मंडप क्या होगा? मंडप जो होता है मंदिर परिसर में स्थित देव स्थलों के चारों ओर मंडप तथा लंबे स्थल स्तंभों वाले गलियारे बनाए जाते थे। और विरूपाक्ष मंदिर के सामने बना मंडप राजा कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनाया था। ठीक है, तो ये अगर एक एक की बात कर रहा है तो मैंने ये बता दिया, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना था तो 1 नंबर आपको मिल जाता। आगे चलते हैं बच्चों, ये जो 10वां प्रश्न है, 10वें प्रश्न को आप एक बार ध्यान से देखिए कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए के रूप में और तथा दूसरे को कथन आर के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ए और आर के बारे में बता रहा है।
तो ए देखिए क्या है, 1542 ईस्वी तक विजयनगर का शासन अराविदु वंश के हाथ में चला गया। और आर क्या बता रहा है हमारा कि 1565 में राक्षसी तागड़ी के युद्ध में भारी विजय के बाद विजयनगर साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य नहीं रहा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों आपका 10वें क्वेश्चन का, वो होगा आपका घ। ठीक है, ये जो है आप अब कह सकते हैं घ के अंदर कि कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण आर कथन ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो ये घ वाला जो है सो कि इसका सही उत्तर होगा 10वें का। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न जो है हमारा 11वां प्रश्न है कि जिन मुगल शासकों ने बादशाहनामा जो है सो कि मतलब जिन मुगल शासकों से बादशाहनामा संबंधित है वो शासक है। तो जो बादशाहनामा संबंधित है आपका बच्चों वो ख है, आप इसका सही उत्तर शाहजहां से संबंधित है। किससे संबंधित है? शाहजहां से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है बच्चों, देखिए क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन की शैली ऐसी रखी गई है ना प्री बोर्ड के अंदर जो कि काफी यूनिक है। ठीक है ना, काफी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं 1 नंबर के प्रश्नों में। अब 12वां क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि अकबर की पसंदीदा शैली जो है डैश थी। अब बच्चा सोचेगा कि पसंदीदा शैली क्या थी भाई, बच्चे को क्या पता कि पसंदीदा शैली क्या थी। मतलब जो ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे होंगे, जिन्होंने डीप में पढ़ा होगा उनको पता होगा, लेकिन अक्सर बच्चे जो है इस क्वेश्चन के अंदर गलती करके आए होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा बच्चों, आपको पता होगा कि अकबर की जो पसंदीदा शैली थी वो थी आपका नस्तलिक। ठीक है, ये जो है सो कि अकबर की पसंदीदा शैली थी। तो खाली स्थान के अंदर आप नस्तलिक लिख देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अगला 13वां प्रश्न देख लेते हैं। 13वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली क्यों थी। ठीक है ना, तो सिंपल सा आप ये बोल सकते हैं कि जोतदार जो है सो कि आपके गांव में रहते थे। ठीक है ना, और जोतदार क्या होता था, कह सकते हैं गरीब लोग जो होते थे ना, गरीब गांव वाले, उनके काफ़ी बड़े मतलब वर्ग पर, काफ़ी जो गरीब वर्ग गरीब गांव वाले जो होते थे, ठीक है ना, तो उनके काफ़ी बड़े वर्ग पर उनका सीधा नियंत्रण होता था, डायरेक्ट कंट्रोल होता था। अगर वो बोलेंगे सीधे रास्ते चलो जोतदार लोग, तो वो गांव वाले सीधे ही रास्ते चलेंगे। अगर वो बोलेंगे टेढ़े रास्ते चलो तो टेढ़े रास्ते चलेंगे। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो डायरेक्ट नियंत्रण होता था। ठीक है ना, जैसे आज आपके हाथ में आपका फ़ोन है और आप अगर उसको चला रहे हैं तो आपका डायरेक्ट कंट्रोल आपके फ़ोन पर है। तो उसी प्रकार से उस टाइम पे जो जोतदार हुआ करते थे उनका गरीब किसानों का जो तबका होता था ना, उस पर डायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था। ठीक है ना, वो बोलते थे अगर आंदोलन करो तो करते थे, वो बोलते थे मत करो तो नहीं करते थे। ठीक है ना, ये सब चीज़ें। आई होप कि 13वां क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे देखिए 14वां क्वेश्चन है हमारा, इसका जो है सो कि हमें मिलान बताना है। ठीक है बच्चों, तो 14वें क्वेश्चन के अंदर जो मिलान है आपका वो ध्यान से देखेंगे बच्चों हम लोग। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका मिलान में क्या होगा बच्चों, आपको मैं एक मिला करके देख देता हूँ। पहले का आजमगढ़ की घोषणा 25 अगस्त 1857, और दूसरे का आपका तीसरा है यानी कि उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कब किया गया, मई जून 1857 के अंदर। तीसरा है आपका तीसरे का चौथा है यानी कि सती प्रथा कब समाप्त की गई आपकी 1829 में, और चौथा है आपका रानी झांसी की मृत्यु, मतलब वही झांसी की रानी की मृत्यु कब हुई हमारी, तो वो हुई थी आपकी जून 1858 में। तो इस तरह से आपको मिलान करना था इसका। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ये क वाला हो जाएगा, ये सही विकल्प होगा इसका। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 15वां प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए गांधी जी ने निम्नलिखित में से जो निर्देश दिया था वह है। ठीक है ना, तो इसके अंदर से हमें बताना है कि क्या निर्देश दिया था, उनमें से जो है वो बताना है। ठीक है ना, तो 15वें क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ये घ होगा आपका कि जी मतलब कि कहने का मतलब यह है कि दिन के विशेष समय में कोई भी रचनात्मक कार्य नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पर इंग्लिश भी आप देख सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा घ। आगे चलते हैं बच्चों, 16वां प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए 16वां प्रश्न भी थोड़ा सा ना यूनिक कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं, यूनिक क्वेश्चंस की कैटेगरी में, कि हम नकल करने वाले नहीं हैं। यह शब्द संविधान सभा में निम्नलिखित में से जिस सदस्य द्वारा कहे गए थे वह सदस्य है। कौन है भाई सदस्य? अब बच्चा बोले भाई कौन है वो सदस्य, मुझे क्या पता कौन है वो सदस्य। ठीक है ना, मतलब एक स्टेटमेंट दे दी है, किताब की एक लाइन छाप दी है। ठीक है ना, और बताओ कि ये सदस्य मतलब ये वाला सेंटेंस किसने बोला था। ठीक है, तो जिसने अच्छे से पढ़ा होगा एनसीईआरटी उसी को पता होगा। तो मैं बताना चाहूँगा बच्चों, आप अगर आप अपना 15वां चैप्टर खोलेंगे संविधान का निर्माण वाला, उसके अंदर आपको दिख जाएगा। तो वो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे जिन्होंने ये लाइन बोली थी।
तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो ये क वाला होगा, जवाहरलाल नेहरू जी। आगे चलते हैं बच्चों, अगला हमारा 17वां जो है सेक्शन बी में आ गए हम लोग, सेक्शन ए खत्म हो गया हमारा। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन एक पैराग्राफ है बेसिकली, तो मैं पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो देखिए 17.1 जो है आपका, इसका आंसर क्या होगा, वो होगा आपका ख, ठीक है ना। इसका अग्निदेव आंसर होगा, यानी कि ऋग्वेद के 2 छंदों में प्रमुखता से किस देवता का आह्वान किया गया है, तो अग्निदेव है। आप पैराग्राफ पढ़ेंगे उसके अंदर भी मिल जाएगा आपको। और 17.2 जो है हमारा कि अग्निदेव से यज्ञ द्वारा प्रार्थना में नहीं मांगा गया, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों ये आपका 17.2 का वो होगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं घ, ठीक है, हाथी होगा, ठीक है ना। तो 17.2 का जो आंसर होगा वो होगा घ, हाथी। आगे चलते हैं बच्चों, 17.3 के बारे में देख लेते हैं। 17.3 क्या पूछ रहा है हमसे कि छंद जिस खास, ठीक है, तरह की संस्कृत में रचे गए उन्हें कहा जाता है, ठीक है ना। तो 17.3 का जो आंसर होगा बच्चों वो ख होगा, वैदिक संस्कृत, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। आगे चलते हैं 17.4 की ओर। देखिए ये क्या पूछ रहा है कि जिन परिवारों के लोगों को वैदिक छंद मौखिक रूप से सिखाए जाते थे वे थे, कौन थे वो, 17.4 का आंसर बताना है। तो वो है आपका ग, पुरोहित को, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 17वां क्वेश्चन। आगे चलते हैं अब 18वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन भी ना थोड़ा यूनिक है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन यूनिक क्यों है, क्योंकि इसके अंदर देखिए 1+1+1 यानी कि 3 जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, ठीक है ना। नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो ये चित्र है हमारा, बेसिकली इसको देखना है और उत्तर देना है आपको 18वें क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो 18वें का जो है सो कि पहला है कि यह मूर्ति है, अब भाई किसकी मूर्ति है ये, तो ये कृष्ण जी की मूर्ति है, हमारे कृष्णा जी की, ठीक है। तो 18.1 का जो आंसर होगा वो ख होगा। अब आगे चलते हैं बच्चों, 18.2 में देख लेते हैं क्या पूछ रहे हैं हमसे कि 15वीं-16वीं शताब्दी में उत्तर भारत की शगुन भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवित्री थी। अब कौन थी भाई, ठीक है, 18.2 में। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा आपका मीराबाई जी, ख इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, अगला है 18.3 कि नीचे जो है 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए के रूप में और दूसरे को कथन आर के रूप में दर्शाया गया है। 2 कथन दे दिए गए हैं। पहला हम देख लेते हैं कथन, ठीक है। ये है आपका कि मीराबाई ने पत्नी और माँ के परंपरागत दायित्व को निभाने से इनकार कर दिया। और कथन आर है आपका कि मीराबाई ने विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया, ठीक है बच्चों। तो ये जो है सो कि आपका 18.3 का जो सही उत्तर है बच्चों ये होगा आपका घ, ठीक है ना। 18.3 का सही उत्तर कि कथन ए और आर जो है सो कि कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण आर कथन ए का स्पष्टीकरण है, ठीक है। तो ये घ जो है सो इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते बच्चों, अगला है 18.4 कि मीराबाई राजकुमारी थी। अब कहाँ की राजकुमारी थी, वृंदावन की थी, कांगड़ा की थी, भारवाड़ की थी, द्वारका की थी, ठीक है। तो 18वें का जो 18.4 का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा आपका क, मारवाड़ की जो है सो की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी, मारवाड़ की, ठीक है ना। मारवाड़ जो है सो कि आपका सही उत्तर होगा इसका। आगे चलते हैं बच्चों, अब ये दृष्टिबाधित के लिए है तो इसको हम नहीं देखेंगे, आगे चलते हैं, ठीक है। अब आते हैं 19वें प्रश्न पे बच्चों। निम्नलिखित स्रोतों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 1-1 प्लस मतलब 3 नंबर का जो है सो कि ये क्वेश्चन है आपका। तो इसके अंदर भी स्रोत आधारित प्रश्न है एक तरह से, ठीक है ना। तो पैराग्राफ हम नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर की तरफ ध्यान देखते हैं, मतलब, ठीक है। 19.1 में क्या पूछ रहा है कि सरदार पटेल पृथक निर्वाचिका को डैश के समान मानते थे। तो इसका ख उत्तर होगा 20 के समान मानते थे वो, ठीक है ना। 19.2 के अंदर देखिए कि विभाजन के बाद भी पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था बनाए रखने से जीने का मतलब होगा, ठीक है। तो जो 19 2 है आपका उसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा आपका ख, निरर्थक, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं 19.3 के अंदर देखिए यहाँ पर भी दिया गया है कथन और इसमें भी बताया गया है कि जिनमें से एक को कथन ए के रूप में तथा दूसरे को कथन आर के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है ना। ए और आर के रूप में दर्शाया गया है तो इसमें आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों आपका 19.3 का वो ग होगा आपका कि कथन ए और
कारण आर दोनों सही है और कारण आर जो है कथन ए का स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो ये ग जो है 19.3 का सही उत्तर होगा बच्चों। आगे चलते हैं 19.4 को देख लेते हैं। 19.4 क्या कह रहा है कि अंग्रेजों का पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव था डैश की नीति से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है घ डालेंगे, इसका फूट डालो और राज करो की नीति से था आपका। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा फूट डालो और राज करो की था। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, ये 19वां क्वेश्चन हो गया। अब आगे चले तो अब 20वें क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। 20वां क्वेश्चन जो है सो कि काफ़ी आसान है और मैंने आपको बता भी रखा है। हालांकि इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जो हमने सीरीज चलाई थी उसके अंदर बता रखा है। ठीक है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी बच्चा पेपर देने जाए वो वीडियो जरूर देख के जाए। खैर जिसने अभी नहीं देखा है वो बोर्ड एग्जाम में जाएंगे पेपर देने, तो जरूर उन वीडियोज़ को देख करके जाइएगा। उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा बल्कि आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट जरूर चेक किया कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि किस प्रकार मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना 3 नंबर में। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 8 नंबर में आएगा लेकिन आया 3 नंबर में आपका। ठीक है, तो कई सारे कारण लिख सकते हैं जैसे कि आपका योग्य एवं कुशल शासक हो गया आपका। मैं सब हेडिंग बता रहा हूँ, आंसर आप खुद बना सकते हैं, इतना योग्य है आप खुद भी। और दूसरा आप लोहे की खदानें कह सकते हैं। ठीक है ना, जहाँ से वो लोग हथियार बनाने के लिए आसानी से उनको लोहे अयस्क वगैरह उपलब्ध हो जाता था। तीसरा आपका जंगलों का होना, मतलब कहने का ये है कि आपका मगध के आसपास जंगल थे। ठीक है, जहाँ से हाथी वगैरह जो है आसानी से उपलब्ध हो जाता था, जिससे कि हाथी वगैरह को, जंगली हाथी लाते थे उसे ट्रेन कर देते थे, जिससे कि वो एक तो सवारी का भी काम करते थे, राजा वगैरह उस पर सवारी भी कर सकते थे, और दूसरा युद्ध में भी वो बहुत बढ़ चढ़ करके अपनी भूमिका निभाते थे। ठीक है ना, तो एक ये भी लिख सकते हैं आप। तीसरा है सहायक नदियों का होना। मगध के अंदर ये देखा गया कि जो है सो कि सहायक नदियाँ थी यहाँ पर। अब सहायक नदियों के होने से ना व्यापार मार्ग के लिए बहुत आसानी हो जाता था। ठीक है ना, नदियों के मार्ग से व्यापार करना, ठीक है, बहुत कॉस्ट एफिशिएंटली पड़ता था, मतलब सस्ता पड़ता था आपका। और साथ ही साथ ये देखा गया बच्चों कि उसके अंदर व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट भी होता था। अगला आप ये कह सकते हैं कि उपजाऊ भूमि का होना। ठीक है ना, भूमि उपजाऊ थी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होती थी। ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होने से किसानों को भी फ़ायदा और ज़्यादा से ज़्यादा कर भी दे पाते थे, टैक्स भी दे पाते थे, ऋण भी दे पाते थे। ठीक है ना, मतलब ऋण तो अलग हो गया, कर्ज कह सकते हैं, सॉरी कर कह सकते हैं आप। ठीक है, और अगला है एक पॉइंट ये लिख सकते हैं किलेबंदी का होना। किलेबंदी होने के भी अपने फायदे होते हैं, इसके ऊपर एक अलग से क्वेश्चन ही बन सकता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, मैंने आपको बता दिए, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला है 21वां प्रश्न कि विजयनगर के धार्मिक केंद्र के में विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताओं की सौदाहरण विवेचना कीजिए। ठीक है ना, तो हमें विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताओं के बारे में बताना है बच्चों इसके अंदर। चलिए देख लेते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने मतलब ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में यहाँ पर लिख रखा है, देखिए ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि विरूपाक्ष मंदिर के निर्माण में सैकड़ों वर्ष लग गए थे। ठीक है ना, अभिलेखों से पता चलता है कि यहाँ सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं-10वीं शताब्दी का था, परंतु विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद देखा गया कि इसका बहुत अधिक विस्तार किया गया था। ठीक है ना, विजयनगर की स्थापना के बाद देखा गया। और मुख्य मंदिर के जो है सो कि बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। जब उनका राज्यरोहण हो रहा था ना, तो उसके उपलक्ष्य में वहाँ पर जो है मुख्य मंदिर का मंडप बनवाया गया था। ठीक है ना, और इसी प्रकार से देखा जाता है कि इतने सुंदर नक्काशी वाले स्तंभों से सजाया गया था। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी दिया जाता है। ठीक है, धीरे धीरे केंद्रीय देवालय पूरे परिसर के एक छोटे से भाग तक सीमित रह गया था और मंदिर में सभागार बनाए गए थे। मंदिर जो था उसमें सभागार बनाए गए थे, इनका प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए होता था। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी विरूपाक्ष मंदिर के बारे में बच्चों। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने कुछ बातें बताई आपको विरूपाक्ष मंदिर के बारे में। ठीक है, अगर इन्हीं को, ये मैंने पैरा में बताया है, अगर इनको आपने पॉइंट वाइज लिख करके सब हेडिंग बना करके अगर थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे तो 3 नंबर आसानी से मिल जाएगा। कोई भी टीचर 3 नंबर देने से नहीं झिझकेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो 22वां क्वेश्चन है। तो 22वां क्वेश्चन काफ़ी आसान सा है। ठीक है, देखिए क्या पूछा है कि बंगाल के ग्रामीण इलाकों में जोतदार क्यों शक्तिशाली थे। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा है बच्चों। हालांकि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 8 नंबर में पूछे क्वेश्चन, लेकिन चलो 3 नंबर में पूछा है, कोई बात नहीं, बताते हैं जोतदार जो है सो कि क्यों इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे आपके। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आंसर मैंने आपके लिए लिख रखा है, छोटा सा एक भूमिका बनाने का प्रयास किया है कि बंगाल के ग्रामीण इलाकों में जो
जोतदार जो थे, यहाँ जोतारो लिख गया, तो जोतदारों के शक्तिशाली होने के जो कारण थे वो निम्नलिखित थे, जो कि इस प्रकार से, ठीक है ना। कई पॉइंट्स बना रखे हैं, मतलब सब हेडिंग टाइप, उनको आप देखिए यहाँ पर एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहला है, जोतदार जो होते थे ना वो गाँव में रहा करते थे, और ये लोग ना जो है सो कि थोड़े शक्तिशाली ज़्यादा थे। देखिए 18वीं शताब्दी में धनी किसानों का समूह जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती थी उन्हें जोतदार कहा जाता था। जो 18वीं शताब्दी था उस टाइम पे जो धनी किसान हुआ करते थे, जो पैसा वाला लोग जो हुआ करते थे ना उस टाइम पे, पैसे वाले किसान, जैसे आप देखेंगे आज के टाइम पे भारत के अंदर धनी किसान कहाँ देखने को मिलेगा आपको? पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। अब वहीं बिहार के किसानों को देख लीजिए, गरीबी मिलेगा ना। तो उस टाइम की बात कर रहे हैं 18वीं शताब्दी की, आज तो 2021 चल रहा है। उस टाइम पे 18वीं शताब्दी के अंदर जो धनी किसान हुआ करते थे ना, धनी किसानों का समूह हुआ करता था, समूह मतलब ग्रुप हुआ करता था, जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती थी, मतलब पैसे वाले होते थे, उन्हें जोतदार कहा जाता था, ठीक है ना। अब देखिए जोतदारों के बारे में और थोड़ी सी बातें समझ लीजिए। गरीब गाँव वालों के काफ़ी बड़े वर्ग पर जोतदारों का सीधा नियंत्रण होता था, डायरेक्ट कंट्रोल होता था जोतदारों का, जो गरीब गांव वाले होते थे, ठीक है। साथ ही साथ देखिए जब कभी भी जमींदार लगान की राशि जो है बढ़ा देते थे, तब जोतदार जो है इसका विरोध करते थे। जो जमींदार होते थे वो जोतदारों से अलग हुआ करते थे, ठीक है। और जब भी जो जमींदार होते थे वो लगान की राशि बढ़ा देते थे, क्योंकि लगान लेने का जो एक तरह से भार होता था उन्हीं के कंधों पर होता था। तो जब भी टैक्स बढ़ा देते थे, वो कर बढ़ा देते थे, लगान बढ़ा देते थे आपका, तो जो है सो कि जोतदार इसका विरोध करते थे। वो बोलते थे भाई लगान उगान मत बढ़ाओ, ठीक है ना, हम भी इधर कुछ वैल्यू रखते हैं, ठीक है। एक मजाक के लिए बोला मैंने आपको, ठीक है ना, समझने के लिए, समझे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी जो है कि हमारे ज़मींदार लोग वो लगान बढ़ाते थे, उनकी प्राइसेस बढ़ाते थे लगान के, तो जो जोतदार होते थे वो इसका विरोध करते थे, ठीक है। तो ये था आपका जोतदारों के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसी तरह से इनको ही थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिख देंगे तो आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, जो हमारा 23वां प्रश्न है, वो 23वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि 1857 के विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए बहुत आसान साबित नहीं हुआ। इसको जो है कथन जो है, इस कथन को तर्कों के साथ जो है हमें पुष्टि करनी है, तर्कों के संग पुष्टि करना है इसका। 3 नंबर का ही क्वेश्चन है, लेकिन समझिए इस क्वेश्चन को। जो 1857 का हमारा विद्रोह था, वो अंग्रेज लोग ना उसको इतनी आसानी से नहीं कुचल पाए, उनके लिए कुचलना इतना आसान नहीं था, ठीक है ना। उसको तर्क के साथ बताना है, ठीक है ना। तो उन लोगों ने कैसे कुचला, इसको कैसे ख़त्म किया, वो तो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन समझिए कि कुचलना इतना आसान क्यों नहीं था, क्योंकि विद्रोह जो वो था वो बहुत व्यापक था, ठीक है ना। पूरा देश इसमें जुड़ पड़ा था, ठीक है ना। और भी बहुत सारी बातें लिख सकते हैं, हालांकि ये 3 नंबर में। और देखिए विद्रोह को कुचलना इतना आसान क्यों नहीं था, एक एक करके उनको समझते हैं, ठीक है बच्चों। और देखिए विद्रोह को तो कुचल दिया उन्होंने, लेकिन उनके लिए मतलब विद्रोह को कुचलने के लिए ना बहुत ज़्यादा कह सकते हो पापड़ बेलना ना, उस टाइप को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा उनको। अब देखिए विद्रोह को किस प्रकार से कुचला उन्होंने, तो एक एक करके समझते हैं हम लोग। पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। पहला उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया था। मार्शल लॉ लागू करने के बाद सारी शक्तियां सेना के हाथ में चली जाती है, और वह जब चाहे जिसे चाहे कार्रवाई कर सकते हैं, जिसके ऊपर भी, और गिरफ्तार कर सकते हैं। तो एक वो काम किया उन्होंने, ठीक है ना, विद्रोह को कुचलने के लिए। हालांकि ये आसान नहीं था, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम लोग चल रहे हैं, आसान नहीं था, ठीक है ना, बहुत कठिन साबित हुआ उनके लिए ये विद्रोह को कुचलना। तो एक पॉइंट ये लिख सकते हैं आप। दूसरा है भारी दंड दे करके, ठीक है ना। अब फौजी तथा अंग्रेज विद्रोह में शामिल हुए और विद्रोहियों को भारी दंड दे सकते थे, और विद्रोह में शामिल होने की जो हो सकती थी, मतलब कह सकते हो विद्रोह में जो शामिल होते थे उनके लिए केवल एक ही सजा थी, सजाए मौत। तो एक ये भी उन्होंने चीज़ निकाला कि विद्रोह को कुचल दे, क्योंकि भाई विद्रोह को कुचलना इतना आसान नहीं था, विद्रोह बहुत व्यापक स्तर पर फैल गया था। तो एक ये दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं आप, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि ब्रिटिश सेना से सहायता। इन नए विशेष कानून और ब्रिटेन से मंगाई गई नई सैनिक टुकड़ियों से लैस अंग्रेज सरकार ने जो कि यहाँ ब्रिटिश वीडियो लिख गया है, ठीक है ना, यहाँ विद्रोह सॉरी आएगा, विद्रोह लिखिएगा यहाँ पर। तो विद्रोह को कुचलने का काम शुरू कर दिया। कहने का मतलब ये है हमारा कि जो ब्रिटिश सेना से सहायता, ये एक सब हेडिंग बना आपका, और इसके अंदर एक्सप्लेन इस तरह से होगा कि इन नए विशेष कानून और ब्रिटेन से मंगाई गई नई सैनिक टुकड़ियों से लैस अंग्रेज सरकार ने, ठीक है,
यहाँ पर विद्रोह को कुचलने का काम शुरू कर दिया। तो ये तीसरा पॉइंट आपका बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप ये तीसरा पॉइंट बना सकते हैं। आगे चलते हैं, एक फोर्थ पॉइंट भी लिख सकते हैं कि उन्होंने विद्रोह को कुचलना इतना आसान नहीं था, तो उन्होंने एक और हथकंडा अपनाया कि हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डाली। अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति अपनाते हुए हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की, क्योंकि अंग्रेज समझ चुके थे कि हिंदू मुसलमान एकता अगर रही तो आगे चल के ये विद्रोह और भी ज़्यादा होते रहेंगे। ठीक है ना, तो हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने की कोशिश किया, फूट डालो और राज करो की नीति के तहत। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 24वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता जो है क्यों महत्वपूर्ण रही, इसके बारे में बताना है। सेक्शन डी पे आ गए हम लोग। 8 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, मैंने यहाँ पर एक कटिंग आपके लिए लाया है। ठीक है ना, इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो देखिए ध्यान से कि पहले तो हम पितृवंशिकता के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है ना बच्चों, कि पितृवंशिकता थी क्या आपकी। उसके बाद जो है सो कि हम थोड़ा सा देखेंगे। देखिए पितृवंशिकता से अभिप्राय, एक मिनट, ओके। पितृवंशिकता से अभिप्राय ऐसी वंश परंपरा से है जो कि पिता के पुत्र, फिर परपौत्र, फिर आदि से चलती है। महाभारत काल में यह परंपरा अत्यधिक प्रचलित थी, विशेषकर विशिष्ट परिवारों में। ठीक है ना, जो ऐसे विशिष्ट परिवारों में, ऐसे परिवारों में शासन परिवार जो मतलब शासक जो होता था, परिवार तथा धनी लोगों के परिवार शामिल थे। ठीक है ना, इन परिवारों में पितृवंशिकता निम्नलिखित 2 कारणों से अनिवार्य होती थी। ठीक है, पहला है वंश को चलाने के लिए। ठीक है, दूसरा है उत्तराधिकारी संबंधी झगड़ों से बचने के लिए। ठीक है ना, इसी के अंदर आ जाएंगे तो 2-3 पॉइंट और मिल जाएंगे आपको। देखिए अगला है कि पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे को उत्तराधिकारी बना जाता है। ठीक है, कभी कभी सगे संबंधी सिंहासन पर अधिकार जमा लेते हैं। इसके बाद है कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्री सत्ता का उपयोग करती थी, और प्रभावती गुप्त जो है इसका उदाहरण है। ठीक है ना, इसके बाद आ जाएंगे तो बंधुत्व का बदलता स्वरूप, इसके अंदर भी कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये कुछ आप जो है सो कि कह सकते हैं कुछ पॉइंट्स के अंदर इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि जो है सो कि जो आपका पितृसत्ता जो आपका परिवार वाली व्यवस्था थी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा का सारा आंसर। वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी को 8 नंबर के लायक जो है सो कि आपको बना देना है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन है कि महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीयों की आत्मा की गहराई को एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ठीक है, युक्त तर्क दे करके पुष्टि करना है। ये देखिए थोड़ा सा घुमा करके 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, और ये 24वें का अथवा क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो ये वाला कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप देख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आपने एक कटिंग देखा होगा बच्चों, ये देखिए भारतीयों की आत्मा की अगाध गहराई को एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, चर्चा कीजिए। ठीक है ना, यहाँ पर वही वाला क्वेश्चन है, और इसके अंदर ना बांट रखा है पूरा 8 नंबर में। अगर हम लोग देखेंगे ना बच्चों, तो सामाजिक जीवन के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में पूरा का पूरा जो है सो कि बांट रखा है। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आप आंसर देख ही सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें सामाजिक जीवन के बारे में, क्वेश्चन को समझिए बच्चों, थोड़ा घुमा करके वो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे ये वाला। ठीक है ना, तो उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। पहले सामाजिक जीवन के बारे में आप ये बता सकते हैं कि 4 वर्ण थे। ठीक है ना, स्त्रियों की दशा के बारे में बता सकते हैं, वीरता का युग था। ठीक है, सामाजिक बुराइयां, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अगर पूरा पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, मैं सिर्फ सब हेडिंग बता रहा हूँ। ठीक है ना, हिंट बताना मेरा काम है। आगे देखिए, राजनीतिक जीवन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर विशाल साम्राज्य के बारे में चर्चा देखने को मिलती है, राजा की शक्तियों के बारे में देखने को मिलता है हमें, राजा का जीवन के बारे में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आर्थिक जीवन के बारे में देखने को अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कृषि व्यवस्था, पशुपालन, व्यापार, अन्य व्यवसाय, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और धार्मिक जीवन के बारे में देखने को अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर नए देवी देवताओं की पूजा आ जाएगी। ठीक है, ये सब वीडियो को पॉज करके आप पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, मैं सिर्फ सब हेडिंग बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, कैटेगराइज कर दिया है, बांट दिया है। ठीक है ना,
और उसी प्रकार से आपका आ जाएगा अवतारवाद में विश्वास रखना, कर्म सिद्धांतों और पुनर्जन्म में विश्वास रखना, यज्ञों पर बल देना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी। ठीक है, तो ये इतना आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और पढ़ लीजिए। इस तरह से जो है सो कि आप एक्सप्लेन कर सकते थे उसका। ठीक है ना, जो आपका ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। तो आई होप बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे कीजिए, ठीक है, और पॉज करके पढ़ लीजिए एक एक पॉइंट, क्योंकि देखिए सब हेडिंग बता दिया मैंने आपको। एक्सप्लेन करके अगर आपको लिखना है तो पढ़ लीजिए पूरा का पूरा, और एक्सप्लेन करके 8 नंबर में आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, अगला है 25वां क्वेश्चन। ठीक है, 25वें क्वेश्चन में ना यहाँ पर ध्यान से देखिए कि गुलबदन बेगम द्वारा लिखित हुमायूं नामा से मुगलों की घरेलू दुनिया की झलक मिलती है, कथन की समीक्षा कीजिए 8 नंबर के अंदर बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, जो क्वेश्चन था हमारा कि गुलबदन बेगम द्वारा लिखित हुमायूं नामा से हमें मुगलों की घरेलू दुनिया की झलक देखने को मिलती है। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कई पूरा मतलब लगभग बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि आप अगर ध्यान से देखें बच्चों तो देख सकते हैं यहाँ पर आप। तो इसके अंदर बच्चों आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना, जैसे कि गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री तथा हुमायूं की बहन थी। ठीक है, उसके द्वारा रचित हुमायूं नामा से हमें मुगलों की घरेलू दुनिया की एक झलक मिलती है। वह तुर्की तथा फारसी में धारा प्रवाह लिख सकती थी। जब अकबर ने अबुल फजल को अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया था तो उसने गुलबदन से बाबर और हुमायूं के समय के स्मरणों को लिखने का आह्वान जो है कह सकते हो या आग्रह भी किया था, ताकि अबुल फजल उनका लाभ उठाकर अपनी कृति को पूरा कर सके। गुलबदन ने जो लिखा वह मुग़ल बादशाहों की प्रशस्तियाँ नहीं थी, ठीक है, प्रशिष्ट नहीं थी, सॉरी, उसने मुख्यतः राजाओं और राजकुमारियों के बीच होने वाले संघर्षों और तनाव के बारे में लिखा था। उसने संघर्षों को सुलझाने में परिवार की वृद्धि, ठीक है, और स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विस्तार से लिखा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और भी 8 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, तो थोड़ा और एक्सप्लेन करके आपको लिख देना था तो पूरे 8 नंबर आपको मिल जाते। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। देखने में छोटा लग रहा है बच्चों कि इतने छोटे में कैसे 8 नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर इसको ही अगर आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे ना, जो आपका आंसर मतलब आपको जो आंसर शीट मिलता है लिखने वाला एग्जाम के अंदर, तो उसके अंदर प्रॉपरली अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा और अपने शब्द जोड़ेंगे, तो 8 नंबर का प्यार से बन जाएगा और 8 नंबर आपको मिल जाएगा पॉइंट वाइज अगर इसको लिखेंगे तो, क्योंकि ये पैराग्राफ में है तो छोटा लग रहा होगा। ठीक है, तो इसको अगर आप पूरा अच्छे से लिखेंगे तो 8 नंबर मिल जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, इसी 25वें के अथवा में प्रश्न दे रखा है कि योग्य व्यक्तियों को पदवियां देना मुगल राजतंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष था, प्रमाणों के साथ सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन के अंदर बोला है कि योग्य व्यक्तियों को पदवियां देना मुगल राजतंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष था, प्रमाणों के साथ बताइए। देखिए, पदवियों के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है। बेसिकली जो उस टाइम पे पदवियां दिया जाता था ना, उसके बारे में पूरा 8 नंबर में एक्सप्लेन कर देंगे तो 8 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा। मैंने पदवियों के बारे में ना, जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था तो उसके अंदर बताया था पदवियों के बारे में। अगर आपको ध्यान ना हो तो मैं आपको ध्यान दिला दूँ। ठीक है, तो उसके अंदर कई सारे पदवियाँ दी जाती थी, ठीक है ना, तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना था, 8 नंबर आपको आराम से मिल जाते। इसके अंदर सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रखा है, पदवियों के बारे में आपको बताना है। ठीक है ना, तो ये था आपका 25वां क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला देखिए 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि विभिन्न प्रस्तावों पर, ठीक है, संविधान सभा में होने वाली बहस समाचार पत्रों में छापी जाती थी। उपयुक्त कथन, ठीक है ना, मतलब इसके तर्क के साथ जो है सो कि हमें स्पष्ट करना है। 26वां क्वेश्चन, तो आपने 15वां चैप्टर पढ़ा होगा संविधान का निर्माण वाला, उसके अंदर बताया गया है कि विभिन्न प्रस्तावों पर संविधान सभा में होने वाली बहस, जो भी संविधान सभा में बहस होती थी वो समाचार पत्रों में छापी जाती थी, उसको तर्क सहित बताना है। ठीक है ना, जितनी भी बहस होती थी उसको मतलब समाचार पत्रों के माध्यम से छापा जाता था, ताकि आम जनता भी उसको देख सके और उसके ऊपर और भी ज़्यादा विचार विमर्श हो सके। ठीक है, इस तरह से जो है सो कि आपको 15वें चैप्टर के संदर्भ में लेकर के इस क्वेश्चन का आंसर बता देना था, तो आपको 8 नंबर मिल जाता। इजी क्वेश्चन है बच्चों, मतलब बेसिकली आपको समाचार पत्रों को लेकर के, ठीक है ना, किस तरह से छापा जाता था, जो भी भाषण होते थे, ठीक है, जो भी बातें होती थी
तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर एक्सप्लेन कर देना था। आगे देखिए, इसी मतलब लास्ट के 15वें चैप्टर से ही दोनों क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है ना। इसका अथवा देख लीजिए एक बारी कि संविधान सभा में 6 सदस्यों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण दिखाई देती है। उपयुक्त जो है सो कि कथन के संदर्भ में उनके योगदानों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर मैं एज इट इज़ आपको बुक की लाइनों में दिखाता हूँ। ये देखिए बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं एज इट इज़ मैंने आपका बुक का चैप्टर उठाया है, ठीक है। एनसीईआरटी का अगर अपना बुक खोलेंगे उसमें पेज नंबर 409 में आएंगे ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों जो है सो कि आपका 1.2 जो है मुख्य आवाज़ें, यहाँ पर आप देख पाएंगे, ध्यान से देखिए, मुख्य आवाज़ें इसके अंदर बताया गया है। देखिए मैं इन लाइनों को पढ़ के एक बारी बता देता हूँ आपको कि संविधान सभा में 300 सदस्य थे, ठीक है ना। इनमें से 6 सदस्यों की भूमिका जो है महत्वपूर्ण रही। इन 6 सदस्यों में से 3 जो थे आपके पहले थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी, दूसरे थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है ना, तीसरे थे राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है ना, और ये कांग्रेस के सदस्य थे। इनकी भूमिका के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ही साथ अगर हम लोग बात करें, देखिए नेहरू जी ने वही उद्देश्य प्रस्ताव दिया था। उन्होंने यह प्रस्ताव भी पेश किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफ़ेद और गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टी का तिरंगा झंडा होगा, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र होगा। और पटेल मुख्य रूप से पर्दे के पीछे कई महत्वपूर्ण काम कर रहे थे, ठीक है ना। 565 रियासतों को मिला दिया। उन्होंने कई रिपोर्टों के प्रारूप लिखने में खास मदद की और कई परस्पर विरोधी विचारों के बीच सहमति पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। सभा में चर्चा रचनात्मक दिशा ले और सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले, यह उनकी जिम्मेदारी थी, ठीक है। 3 ऊपर बता दिए, चौथा ये था आपका, ठीक है। नीचे चलते हैं। कांग्रेस के इस त्रिकूट के अलावा प्रख्यात विद्वता और अर्थशास्त्री B.R. अम्बेडकर, ठीक है ना, ये आपका 5वां कर सकते हैं, B.R. अम्बेडकर जी हो जाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे, ठीक है। यद्यपि ब्रिटिश शासन, माफ़ी चाहूँगा, ये आपके चौथे थे, ठीक है, चौथे B.R. अम्बेडकर जी थे। और ये जो है ना, ये बहुत अहम रोल अदा किए थे भारत के संविधान के निर्माण में, आप कह सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग गांधी जी की बात कर लेते हैं तो वो भी आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण लोग थे। एक तो आपके गुजरात के M. मुंशी जी थे, ठीक है, और दूसरे थे आपके मद्रास के अल्लाविद कृष्णा स्वामी अय्यर। ये दोनों ही संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। तो ये कुछ इन 6 के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पर आकर के आप और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो यहाँ से जो है सो कि आंसर बना करके आपको लिखना था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आप खुद भी एनसीईआरटी का पेज नंबर 409 खोलिएगा, तो वहाँ पर जो है सो कि आंसर पूरा का पूरा मिल जाएगा 8 नंबर के लायक। तो आसानी से आप यहाँ से पढ़ के भी 8 नंबर का आंसर बना सकते हैं। तो आई होप कि अभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों। तो आगे चलते हैं बच्चों, अब हमारा आ जाता है सेक्शन ई, खंड ड बोल सकते हैं इसको आप। ये भी स्रोत आधारित प्रश्न है बच्चों, 1+1+3 यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो पैराग्राफ तो हम पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका आंसर सुन लीजिए। 27.1 में पूछा गया बच्चों हमसे कि भारतीय पुरातत्वविद सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो अगर आप लोग ऊपर पैराग्राफ के अंदर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम जी थे हमारे। तो 27.1 का जो आंसर होगा वो होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। 27.2 है हमारा कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों से कितनी लंबी रेल पटरियों का निर्माण संभव था। तो ये था लगभग 100 मील लंबी जो लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त था। ये इस तरह से करके आप लिख सकते थे, ठीक है ना। ऊपर पैराग्राफ में भी आंसर इसका मिल जाएगा। अगला है 27.3 का कि मोहनजोदड़ो की अपेक्षा हड़प्पा जो स्थल थे क्यों बदतर थे, आपके एक तरह से खराब कह सकते हैं, ठीक है। तो 27.3 का आप ये आंसर लिख सकते हैं कि इससे चुराने मतलब क्या होते हैं कि यहाँ पर आप ये कह सकते हैं। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से समझिए आप कि मोहनजोदड़ो की अपेक्षा जो हड़प्पा स्थल था ना वो क्यों बदतर था। तो वो इसीलिए बदतर था क्योंकि वहाँ से जो ईंटें थी वो चुरा लिए गई थी, ठीक है ना। वहाँ हड़प्पा के नियर बाय में जो गाँव बसा हुआ था, ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, ईंटें चिमनी उमनी से थोड़ी ना खरीदते थे, उधर ही से जाते थे, उखाड़ के लाते थे, अपना घर बनाते थे, ठीक है। अगला आप कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो को नियोजित रूप से बसाया गया था। जैसे आज के टाइम पे आप लंदन, न्यूयॉर्क ये सब चीज़ को देखेंगे, मतलब ये सब सिटी उटी को देखेंगे तो नियोजित रूप
से बसाया गया है, ठीक है ना। हालांकि हड़प्पा जो है सो कि वो नियोजित बसा हुआ था, इस तरह के कोई साक्ष्य हमें नहीं देखने को मिलते हैं। हड़प्पा की अपेक्षा मोहनजोदड़ो किसी भी प्रकार का नुकसान जो है सो कि हमें नहीं देखने को मिलता है। मतलब हड़प्पा की बात करें तो उसकी अपेक्षा हड़प्पा में तो हमें बहुत सारा नुकसान देखने को मिला। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान भी कई चीज़ों का नुकसान हो गया और कई सारी चीज़ें वहाँ मतलब ईंटें उटे भी उखाड़ के ले गए, ठीक है। और इसकी अपेक्षा अगर हम लोग मोहनजोदड़ो की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर हमें किसी भी चीज़ का नुकसान देखने को नहीं मिला। तो एक ये पॉइंट भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये आपका 27.3 का आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, 28वां जो क्वेश्चन है ये भी हमारा पैराग्राफ वाला ही है, ठीक है। इसके अंदर भी मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। 28.1 में जो आपका आंसर आएगा कि कोल शब्द का क्या अर्थ है। तो कोल शब्द का जो अर्थ होता है, पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा, कोल शब्द का अर्थ होता है कहावत, ठीक है। 28.2 है हमारा कि कोल का गायन किस अवसर पर होता था। तो जो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जाने से मतलब शेख निजामुद्दीन औलिया की जब दरगाह पर जाते थे ना, तो कोल का गायन होता था, ठीक है ना। तो इस अवसर पर शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जाने पर ये जो अवसर आता था तो यहाँ पर कोल का गायन होता था। 28.3 में देखिए कि अमीर खुसरो कौन थे और किसके अनुयायी थे। तो जो अमीर खुसरो थे वो एक महान कवि थे, संगीतज्ञ थे तथा शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। अनुयायी एक तरह से शिष्य कह सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये था। तो आई होप कि 28.3 वाला भी ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, 29वां क्वेश्चन भी जो हमारा वो पैराग्राफ वाला ही है, ठीक है। तो 29वां क्वेश्चन का भी पैराग्राफ तो हम पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट आंसर इसका मैं आपको बता देता हूँ। 29.1 में देखिए क्या पूछ रखा है हमसे बच्चों कि खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई थे आपके, ठीक है, अली ब्रदर्स जिनको हम कहते हैं, तो इनके नेतृत्व में शुरू हुआ था। 29.2 जो है हमारा वो खिलाफत आंदोलन की मांग क्या थी। तो खिलाफत आंदोलन की मांग जो थी वो ये थी कि ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामिक पवित्र स्थलों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे। ये था मतलब आपका कह सकते हैं खिलाफत आंदोलन की मांगे। अगर इसके ऊपर डिटेल में बात करें तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस शॉर्ट में, और वहाँ पर आप पैराग्राफ में भी देख सकते हैं। और एक ये भी कह सकते हैं कि जजीरात उल अरब इस्लामिक संप्रभुता के अधीन रहे, एक ये भी मांग थी। पैराग्राफ में ये चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो ये दो मांगे आप लिख सकते हैं। 29.3 में देखिए कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। तो असहयोग आंदोलन के साथ इस आंदोलन को जोड़कर इस आंदोलन नींव को और मजबूत करना चाहते थे गांधी जी, ठीक है ना। ये कह सकते थे और ज्यादा विस्तार करना चाहते थे आंदोलनों का, चाहे असहयोग आंदोलन की बात करें, खिलाफत आंदोलन को करें, ठीक है ना। और ये भारत के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ था जब हिंदू मुस्लिम सारे मिल करके आंदोलन कर रहे थे। क्योंकि देखिए जो आपका खिलाफत आंदोलन था वो मुख्य रूप से उसके अंदर मुस्लिम लोग शामिल थे, और जो असहयोग आंदोलन था उसके अंदर हिंदू शामिल थे। तो आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम साथ मिल करके आंदोलन किए हुए। और उस टाइम पे ऐसा हमें देखने को मिला था असहयोग आंदोलन के अंदर, और खिलाफत आंदोलन को जब जोड़ करके आंदोलन चलाने की बात कही गई थी गांधी के द्वारा, तब हमें देखने को मिला था, ठीक है। तो ये आप कारण लिख सकते हैं। और ये था आपका 29वां क्वेश्चन। अगर हम लोग 30वें क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, तो ये मैप था। मैप आपका मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि देखिए इसके अंदर मैप जो भी बच्चा मेरे को क्वेश्चन भेजता है उसके अंदर मैप तो आपका फटा ही हुआ होता है, ठीक है ना। और जहाँ तक बात करें हमें हमारा इसके अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों मैप में वैसे पूछा क्या था ये भी थोड़ा देख लेते हैं। क में पूछा था आपका ये मैप है 30वां क्वेश्चन की, नीचे दिए गए भारत के राजनीतिक मानचित्र पर निम्नलिखित स्थलों को चिन्हित करना था, उनके नाम लिखने थे। तो लाहौर 1929 का कांग्रेस अधिवेशन, इसको चिन्हित करना था। या फिर अगर ये नहीं कर सकते तो चंपारण जो कि आपका बिहार में आपको पता ही होगा। अगला आपका खेड़ा या फिर डांडी, इन दोनों में से किसी को मतलब वहाँ पर चिन्हित कर देना था आपको, ठीक है। चोरी चोरा आपके पता ही होगा, मैंने बता रखा है चोरी चोरा के बारे में, ठीक है। तो ये मैप आपका था, ठीक है ना। इस तरह से जो है सो कि आपको कर देना था। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, और बहुत ज़्यादा मेहनत लगाए। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हम और पेपर्स के भी सॉल्यूशन लाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इवनिंग शिफ्ट के पेपर का भी सॉल्यूशन आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी सभी दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे अगर आप नए आ गए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिल रहा होगा, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे आने वाले हमारे चैनल पर नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो होंगे सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।